हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। जैसे यार जैसे अभी हम लोग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट का पेपर है, नेक्स्ट डे जो है मेरा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग का सब्जेक्ट है उसका पेपर है। तो उसके लिए सर हमने आपको पहले भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मैंने पूरा MCQ प्रीवियस ईयर का जितने भी MCQ था और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQ बनने वाले हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज भी मैंने करा चुका है पहले ही। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्द से जाइएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और वहाँ से लाइव वाले सेक्शन में जा करके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे सब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इवन हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो PYQ जो अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस जो 2022 में आपके जो जितने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे MCQ टाइप, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस आर्म मेड ऑफ। जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन का जो टावर होता है, जिसमें कुछ इस तरह से जो टावर होता है मेरा टावर बनाया जाता है, जो एक क्रॉस आर्म होते हैं। एक क्रॉस आर्म किसके बनाए जाते हैं? जो क्रॉस आर्म जो बनाए जाते हैं भाई, वो बनाया जाता है स्टील का। किसका? स्टील का क्रॉस आर्म जो होता है बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? स्टील का। ठीक है, ये क्रॉस आर्म जो होता है स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, एक अगल का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इन ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड्स अपॉन। देखो यार सैग क्या होता है? सैग किसी भी ट्रांसमिशन लाइन जो दो टावर के बीच या बोलो पोल स्पोर्ट बोलो, जो दो टावर बोल दो या दो पोल स्पोर्ट, जिनके बीच जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर ओवरहैंग होता है, जो कंडक्टर दोनों के बीच लटकी हुई रहती है। ठीक है, उन दोनों के बीच के जो एडजेसेंट जो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पैन लेंथ। ये मतलब एक कंडक्टर है। ठीक है, ये रियल कंडक्टर है। ठीक है, ये रियल कंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन लेंथ। ठीक है, लेकिन कुछ वजह से कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन वगैरह वगैरह की जो वजह से होता है कि जो वायर में कुछ टिल्टनेस आ जाती है, कुछ झुकाव आ जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैग। इसी को क्या बोलते हैं सर? सैग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैग। जो सैग होता है, जो हम लोगों ने सैग जब मेरा इक्वल सपोर्ट लेवल पर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सैग का जो फार्मूला देखे थे, सैग का फार्मूला जो होता है WL² / 8T, जहाँ पे W क्या है? वेट। W क्या है? वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, W जो है आपका वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, और जो आपका L है ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और मेरा जो T है टेंशन। ये क्या है? टेंशन। T क्या है? टेंशन है आपका। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो सैग है उस सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। यानी कि आप ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है उसमें आप जितना ज़्यादा आप टेंशन को रखोगे, जितना ज़्यादा आप उसको तान के रखोगे, जितना ज़्यादा उसमें टेंशन रखोगे भाई, उसका सैग कम होगा। आप उसका वेट को जितना कम रखोगे, वेट को जितना कम रखोगे सैग कम होगा। लेंथ को तुम यार इसके स्पैन लेंथ को जितना कम करोगे उस कंडीशन में भी सैग मेरा कम होगा। कोई आपसे पूछ दे कि सैग को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है उसका टेंशन को बढ़ा दीजिए, उनके जो पर यूनिट वेट है, जो कंडक्टर का वेट है उसको कम कर दीजिए, उनके बीच के जो एडजेसेंट जो डिस्टेंस है उसको कम कर दीजिए आप, तो हम लोग सैग को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यानी कि सैग मेनली डिपेंड किससे कर रहा है? वेट ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और टेंशन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से देखा जाए कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ द स्पैन, ठीक है, टेंशन ऑफ द क्या? कंडक्टर। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सैग हमारा डिपेंड करता है तीनों क्वांटिटी पे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा। ये देखो
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बाई, हम लोग जो विद्युत ऊर्जा को प्रेषित की जा सकती है, हिंदी में देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा को प्रेषित की जा सकती है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है, तो देखो यार, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, हाई वोल्टेज एसी सिस्टम, ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द इबव। देखो यार, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग एसी सिस्टम से भी ट्रांसमिट करते हैं और एक हम लोग से क्या करते हैं, डीसी सिस्टम से भी, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम से भी करते हैं, HVDC जिसमें हमको पढ़ना है, फिर HVAC हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना है उसके बारे में। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए एंड बी, यानी कि हम लोग दोनों तरीके से हम लोग हाई वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर का जो मेरा राइट आंसर होगा, ए एंड बी, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम एंड हाई वोल्टेज एसी सिस्टम। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 66 kV इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी कि 66 kV की जो लाइन है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन तक की उसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए 66 kV की लाइन किसके लिए उपयुक्त है, 30 किलोमीटर से ऊपर के लिए, 66 किलोमीटर से ऊपर के लिए, 150 किलोमीटर से ऊपर के लिए, 120 किलोमीटर से ऊपर के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बता दो मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा 66 किलोमीटर से ऊपर की लाइन के लिए हम लोग का जो है 66 kV को हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई आपसे अगर आपसे कोई पूछ देगा 11 किलोमीटर 11 kV की जो लाइन होती है, 11 kV की लाइन जो 11 kV की सूटेबल होती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर, हम लोग करते हैं 11 से लेकर के सॉरी हम लोग करते हैं 15 से लेकर के 30 किलोमीटर तक ले, किसका लाइन को, 11 kV का लाइन का, 11 kV के लाइन को इसके ऊपर तक करते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से बात होती है कितना, 33 kV की, तो 33 kV की हम लोग करते हैं 30 से लेकर के 60 तक करते हैं, 30 से लेकर के 60 तक करते हैं। और 66 kV की जो लाइन होती है उसको हम लोग करते हैं सर 60 kV से ऊपर और 120 kV तक करते हैं। तो यही पूछा गया था आपसे कि 66 kV की सूटेबल जो होती है ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, उपयुक्त होती है कितना, देखो भाई 60 से लेकर के 120, यानी कि 60 kV से जो ऊपर की लाइन होगी हम लोग उसको कहेंगे। तो ऑप्शन में देखो तो मेरा 60 kV से ऊपर की लाइन क्या है, देखो 60 के ऊपर से कितना है, 60 से 120 तक ले 66 किलोमीटर की लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की लाइन को हम लोग 66 kV के सूटेबल हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रीमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम। देखो यार, एक जो प्रीमिसिबल वेरिएशन होता है आपके जो पावर सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसमें वेरिएशन को कितना रखा गया है, अकॉर्डिंग टू योर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IE रूल 1956 के अनुसार आपके जो पावर सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है उसके लिए आपको किया गया है कितना, ±3%। याद रखना कितना, ±3% के लिए जो होता है मेरा पावर सिस्टम में क्या होता है, वेरिएशन हम लोग पावर ±3%, यानी कहने का मतलब, यानी कि इंडिया में नॉर्मली कितना होता है मेरे भाई, 50% होता है ना, 50% क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, 50% क्या होता है मेरा, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, 50% मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका 3% इसका बढ़ भी रहा है या 3% इसका घट भी जा रहा है तो डजेंट मैटर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना तक हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के तहत बताया गया है। इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दूँ, द परमिशेबल वेरिएशन ऑफ, इसको काट करके वोल्टेज में लिख दूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द परमिशेबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन द पावर सिस्टम। जो भाई मेरे पावर सिस्टम में वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है उसके लिए क्या कितना रखा गया है, अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल की तरह 6% ±6% रखा गया। किसके लिए भैया, वोल्टेज के लिए रखा गया। यानी कि आप जितना भी वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें अगर ±6% का आपका वेरिएशन आ रहा है तो डजेंट मैटर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब मेरा पूछेगा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी के लिए याद रखना ±3%, और जब वोल्टेज के लिए पूछेगा तो ±6%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है,
पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज फॉर। पोल माउंटेड जो सब स्टेशन होता है उसको हम लोग यूज किस लिए करते हैं? देखो मेरे भाई, पोल माउंटेड सब स्टेशन मेरे भाई तुम लोग सब लोग अपने अपने गांव में देखोगे, जो आपके गांव में जो सब स्टेशन होता है, जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर रहता है, जो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से रखा रहता है, दो पोल रहता है, दो पोल के बीच में कुछ फाउंडेशन तैयार करके इसमें आपको ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। ठीक है, इसी में ट्रांसफार्मर को प्लेस्ड किया जाता है। ये क्या करता है, जो 11 kV की लाइन आ रही होती है, जो मेरा क्या आ रही है, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन, हाई ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 11 kV लाइन को 440 वोल्ट या 230 वोल्ट 230 वोल्ट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये 440 वोल्ट में जब कन्वर्ट करता है, ये होता है भैया आपका करता है 3 फेज 3 वायर के लिए, 3 फेज 4 वायर के लिए, 3 फेज 4 वायर के लिए कर देता है। और 230 वोल्ट जब करता है तो ये क्या करता है? सिंगल फेज 3 वायर के, सिंगल फेज 4 वायर के लिए करता है। ठीक है, सिंगल फेज 4 वायर के लिए करता है। जब 230 वोल्टेज का रहता है तो ये 3 फेज 4 वायर के लिए, जब से 440 वोल्ट का रहता है तो जो 11 kV की इस पर ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है। ठीक है, 11 kV की। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन का हम लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। देखो यार, तो हम लोग मेन कहने का मतलब हुआ कि जो मेरा प्राइमरी मैंने कि पोल माउंटेड जो है एक सब स्टेशन है, या एक यहाँ पे क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है मेरा भाई। ये क्या करता है? इस 11 kV वोल्टेज को क्या करता है? 440 वोल्ट या 230 वोल्ट में बदलता है। तो भाई 440 वोल्ट या 230 वोल्ट की जितनी भी लाइन्स होती है उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? उसको हम लोग करते हैं किस में? सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग उसको क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कंसिडर करते हैं कितना? 440 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट। इस पोल माउंटेड सब स्टेशन का एक मेन एडवांटेज क्या होता है मेरे भाई? ये दोनों सप्लाई दे देते हैं, एक तो 3 फेज भी देता है और एक सिंगल फेज भी यहाँ से कनेक्शन दे देता है। ठीक है, इसका सबसे तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, या दोनों के लिए करते हैं। यानी कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए मेरे भाई? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेप डाउन जो वोल्टेज है, ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को लेवल को क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है, 440 और 230 में बदल दे रहा है। और जब इतना वोल्टेज का रेंज होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। डेट्स वाइज सर ये पोल माउंटेड सब स्टेशन आर यूज फॉर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन का जो शेप कैसा होता है, तो शेप याद रखना एच टाइप का होता है। कैसे? एच टाइप का शेप होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, चलो देखो, ये जो आउटडोर सब स्टेशन होता है, आउटडोर जो सब स्टेशन होता है, देखो भाई वो क्या करता है? आउटडोर सब स्टेशन यानी कि हमको आउटडोर होता है और एक होता है मेरा भाई इंडोर सब स्टेशन होता है। ठीक है, एक होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर। यानी कि जो आउटडोर जो सब स्टेशन होता है वो रिक्वायर करता है मोर स्पेस, लेस स्पेस, वेरी लार्ज स्पेस। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या है आपका? एक और ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या है मेरा? नॉन ऑफ दीज है। यानी कहने का मतलब है कि आउटडोर जो सब स्टेशन होता है वो ज़्यादा जगह लेता है या कम जगह लेता है या वेरी लार्ज स्पेस लेता है। आपको पता होगा भाई, आपको पता होगा जो आउटडोर सब स्टेशन है उसमें सब चीज़ बाहर से जितने भी मतलब कि हम लोग बाहर में सब स्टेशन को डिजाइन कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट लेंगे अकॉर्डिंग टू योर इंडोर सब स्टेशन, इसमें सर हमारा जो अकॉर्डिंग टू इंडोर सब स्टेशन जो आउटडोर सब स्टेशन लेगा इंडोर से ज़्यादा लेगा, इंडोर सब स्टेशन से ज़्यादा क्या लेता है? स्पेस लेता है। बिकॉज जब सर जितना भी चीज़ें होती है, जितना भी इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना हम लोग बाहर ही लगाते हैं। ठीक है, जो आउटडोर सब स्टेशन होता है इसको हम लोग सर डिज़ाइन करते हैं अप टू सर बियॉन्ड कितना? बियॉन्ड 66 kV तक के लिए हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। किसको? आउटडोर सब स्टेशन को। और इसी तरह से इंडोर सब स्टेशन को हम लोग कितना तक करते हैं? 11 kV तक हम लोग करते हैं। लेकिन इसको सर हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 33 kV तक। इतना हम लोग क्यों करते हैं सर? ड्यू टू लैंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि सर हमको जगह ज़मीन की ज़रूरत नहीं, अच्छे से रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती इंडोर सब स्टेशन को रिक्वायरमेंट करने के लिए। बिकॉज जब सर इंडोर सब स्टेशन को जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ का सर हमको देखना पड़ेगा, कहीं वो तो पॉपुलेशन वाला तो एरिया है नहीं ना। ये सब चीज़ें फैक्टर्स होती है कुछ जिसकी वजह से सर इसको हम लोग ज़्यादातर केवी के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आउटडोर जो मेरा सब स्टेशन है वो रिक्वायर्ड क्या लेता है? क्या सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है। कल को आपसे पूछ देगा कि सर किस आउटडोर में सबसे ज़्यादा
फॉल्ट को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इंडोर में? तो मेरे भाई देखो, आउटडोर सब स्टेशन में हम लोग फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारी विजुअल आंखों से हम सारी चीज़ों को देखते हैं किसमें, आउटडोर सब स्टेशन में। डेट्स वाई सर वी कैन ऑब्जर्व द, या वी कैन डिटेक्ट द क्या, किसको, फॉल्ट। हम लोग फॉल्ट को हम लोग ईजिली हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं किसमें, आउटडोर सब स्टेशन में। बट इंडोर सिस्टम में जितना भी इक्विपमेंट्स है पूरा वो ज़मीन के अंदर में रहता है भाई, तो हम लोग अपनी आंखों से उसको तो नहीं देख सकते फॉल्ट। इसके लिए इसको थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स लगाना पड़ेगा, फॉल्ट डिटेक्टर्स लगाने पड़ेगा, तभी तो मुझे फॉल्ट बताएगा ना। जिसकी तरह से इसका थोड़ा सा सर एक मोर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला हो जाता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मोर स्पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ए मरे लूप टेस्ट इज यूज टू लोकेट। देखो यार, ये मरे लूप टेस्ट हमको पढ़ना रहता है, ठीक है। मरे लूप टेस्ट जो होता है इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जैसे सर हम लोग जब केबल को अंडरग्राउंड केबल को, यूजी केबल को, यानी कि अंडरग्राउंड केबल को हम लोग ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, बिछाते हैं, ज़मीन के अंदर बिछाते हैं। उस कंडीशन में जब अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है या अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थ फॉल्ट और क्या, शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजी केबल में जब अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होता है उसके लिए हम लोग करते हैं सर मर्रे लूप टेस्ट। वहाँ पे जाते हैं ज़मीन पे, जहाँ से यूजी केबल हम लोग क्या करते हैं, यूजी केबल को हम लोग जहाँ बिछा है उसके ऊपर से इस इक्विपमेंट को हम लोग ले जाते हैं, वहाँ से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। इसके साथ एक होता है सर वेरी लूप टेस्ट और एक होता है फिशर। एक क्या होता है सर, वेरी लूप होता है, वेरी लूप टेस्ट, और एक होता है सर फिशर लूप टेस्ट। ये तीनों क्या करता है ना भाई, अंडरग्राउंड केबल के लिए अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका देखो तो ऑप्शन देख रहा है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, अर्थ फॉल्ट दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, मरे लूप टेस्ट को हम लोग करते हैं। इससे हम लोग पता करते हैं, ठीक है। इसका जो व्यवहार होता है किसके लिए होता है, अर्थ फॉल्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, बायोमास इज इन एनर्जी सोर्सेस ऑफ। बायोमास एक कैसा ऊर्जा का स्रोत है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे जब पावर जनरेशन पढ़ाया गया होगा उस समय आपको पढ़ाया होगा सर रिन्यूएबल सोर्सेस और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जिसको हम लोग दोबारा बना नहीं सकते। रिन्यूएबल में हम लोग उसको दोबारा यूज में ले सकते हैं। जैसे भैया आपने नॉन रिन्यूएबल में जानते हो कोयला होता है, कोयला बोले तो आपका कोल होता है सर, कोल हो गया, ठीक है, कोल हो गया। यानी कि कोल को हम लोग क्या करते हैं, एक बार जब यूज कर लेते हैं तो क्या उसके द्वारा हम लोग बिजली को जनरेट कर सकते हैं, नहीं ना। लेकिन सर रिन्यूएबल में जो आता है, जितने भी सोर्सेस होते हैं, जैसे टाइडल हो गया आपका, ये सब हो गया, टाइडल हो गया, फिर हो गया गैस ओशियन, ठीक है, विंड पावर प्लांट, बायोमास, ये सब क्या होता है, एक बार बिजली बना लेने के बाद भी अगेन हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, बिजली को बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। लेकिन इसी तरह से अगर तुम देखो गैस पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट है, तुम एक बार जितना लीटर डीजल को यूज किए तो क्या उस डीजल से फिर नेक्स्ट क्या तुम उसको बना सकते हो, एनर्जी इलेक्ट्रिकल कनेक्ट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, नहीं ना। इसलिए सर सब आते हैं नॉन रिन्यूएबल में। लेकिन सर मेरा बायोमास जो होता है सर रिन्यूएबल है, हम लोग फिर से बायोमास को बना करके क्या करेंगे, हम लोग फिर से क्या करेंगे, एनर्जी को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई सर बायोमास इज एनर्जी सोर्सेस ऑफ किसका होता है, रिन्यूएबल, किसका, रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल सोर्सेस का ये क्या है, उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्सेस। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई ये देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो देखो ये क्वेश्चन है क्या, द स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ। देखो भाई मैंने बताया भी था स्किन इफेक्ट क्या होता है। ये स्किन इफेक्ट होता क्या है सर, स्किन इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है सर, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, मेरा सर पूरा जो करंट होता है ना, वो करंट पूरा सरफेस पे, वो पूरा कंडक्टर में ना फ्लो करके उसके सिर्फ कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे फ्लो करता है। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सर स्किन इफेक्ट, ठीक है। जो स्किन इफेक्ट होता है, इसका जो कंडक्टर का साइज इंक्रीज होता है, जैसे ही कंडक्टर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कंडक्टर इंक्रीज होता है, जैसे सर
कंडक्टर में जो मेरा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है, कोई भी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है तो क्या करता है, उसके रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और इसी स्किन इफेक्ट की जो कंसेप्ट से हम लोग बताए भी थे आप लोग को, जो RAC जो होता है आपका ज़्यादा होता है RDC से, ड्यू टू क्या, स्किन इफेक्ट। कहने का मतलब है कि सर AC का जो रेसिस्टेंस होता है DC के रेसिस्टेंस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो कितना टाइम ज़्यादा होता है सर, मैंने आपको बताया था 1.2 से लेकर के 1.6 टाइम ऑफ होता है किसका, RDC का, ठीक है, जो RAC होता है आपका, जो RAC होता है ये किसकी वजह से होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से होता है। मैंने इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था आपको जब मैंने अपने प्रीवियस क्लास में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने लेक्चर लिया था, जिसमें PYQ को बहुत ही अच्छे तरीके से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराए थे, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है स्किन इफेक्ट को बाद अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे लिखना है, जा करके वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना भाई, स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, AC का रेसिस्टेंस DC के रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, द स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है जब स्किन इफेक्ट किसी भी कंडक्टर को इंक्रीज होता है स्किन इफेक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेसिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल, जो मेरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, जो सबसे अच्छा एकदम बहुत ही सस्ता जो होता है, वो कौन सा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो वो होता है मेरा आपका DC सिस्टम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, सबसे अधिक सस्ता मेरा होता है DC सिस्टम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था आप लोग को, और इस क्वेश्चन को सर मैं आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए ना ऐसा क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन में बहुत ही लड़कों का उलझन रहती है, समझ में नहीं आता कि सर क्या बोल रहा है, किससे कनेक्ट होता है। द कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द, क्या उसको फीडर बोलते हैं, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्या उसको सर्विस मोड बोलते हैं, इनफिनिट नॉन ऑफ दीज कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सर मेरा जो कंडक्टर है वो कंज्यूमर टर्मिनल से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक कनेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कहाँ तक ले, कहाँ है, जो उपभोक्ता टर्मिनल और वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, क्या उसको हम लोग फीडर बोलते हैं, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्या उसको सर्विस मैन बोलते हैं। भाई इस चीज़ में हमेशा यार बच्चों को मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर आंसर क्या आ जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा मार के जाता है फीडर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखता है ना मेरे भाई, वो फीडर मारता है, लेकिन भाई इसका आंसर फीडर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा मेरा वो सर्विस मैन होगा। इस क्वेश्चन का देखो मैं एक आपको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन को देखो, इस एक्सप्लेनेशन को देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस एक फ़ोटो को हमेशा याद रखना, तुम एक फ़ोटो के क्या करना हमेशा याद रखना। देखो इस फोटो को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये देखो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। मान के रहे ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है और ये मेरा D पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इस फिगर को समझ लो मेरे भाई, इस फिगर को तुम अगर समझ लोगे तो तुमको लिख के मैं दे देता हूँ, कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल्स में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुम्हें कभी गलती नहीं होगा कि सर इसको से इससे कनेक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी पीछे के क्वेश्चन देखे थे उसको तुमको मैंने बताया कि सर्विसमैन होगा। अभी सर्विसमैन कैसे होता है बताते हैं। देखो भाई इसको हम लोग बोलते हैं सर्विसमैन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसमैन्स बोलते हैं, सर्विसमैन्स बोलते हैं। ये सब जो सब निकले हुए ना ये सब क्या है, सर्विसमैन्स है। क्या है आपका, सर्विस मेंस है। ये भी क्या आपका सर्विस मेंस है, ये भी क्या आपका सर्विस मेंस है। इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। ये जो आपका जो एक जो लाइन है ना BC, जो आपका देखो AB है, BC है, DC है और DA है, ये जो चारों है ना भाई इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। इसको क्या बोलते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटर, याद रखना डिस्ट्रीब्यूटर।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और एक जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूटर वाले पॉइंट पे देखो तो भैया एक तार कहाँ कनेक्ट हुई है, ये तार कहाँ कनेक्ट हुई है, ये कंडक्टर कहाँ कनेक्ट हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी लाइन से तो कनेक्ट हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई फीडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 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 फीडर बोलते हैं। यानी कोई आपसे पूछ दे कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक के पॉइंट में जो कनेक्टिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। कोई आपसे पूछ दे जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आपका जो कंज्यूमर का टर्मिनल होता है, यहीं से तो कंज्यूमर का टर्मिनल होता है ना, यहीं से तो सर्विसमैन जो आता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आपका जो कंज्यूमर के टर्मिनल तो जो कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, सर्विसमैन बोलते हैं। आपको कोई पूछ दे कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। और फीडर जो आपका होता है मेरे भाई, ये फीडर जो होता है आपका ये करेंट रेटिंग पे डिपेंड करता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। करेंट रेटिंग पे डिपेंड करता है, या इसको बोलना टेम्परेचर राइज पे भी डिपेंड करता है। याद रखना, टेम्परेचर राइज पे भी ये डिपेंड करता है। इसी तरह से जो मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे भाई, ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है ये मेरा डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। किस पे, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज की रेटिंग पे डिपेंड करता है मेरे भैया। याद रखना इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो फीडर का जो हम लोग डिजाइन करते हैं उसको करेंट रेटिंग या टेम्परेचर राइज पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन करते हैं वो किसके, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज रेटिंग पे डिजाइन करते हैं। इस बात को याद रखना। इस फिगर को अगर नहीं समझो तो एक बार फिर से समझ लो। जो AB BC CD है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन कनेक्ट होती है उसको मेरे भाई बोलते हैं फीडर। और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो कंज्यूमर के टर्मिनल से जो लाइन कनेक्ट होती है उसको मेरे भाई बोलते हैं सर्विसमैन। इस फोटो को याद रखना, इस फोटो को हमेशा याद रखना। इस फोटो से तुमको हमारी सारी चीज़ें ऐसी क्वेश्चन के कभी नहीं गलत होगा। तो देखो, द कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर टर्मिनल से जो डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्ट होता है उसको तो ही हम लोग मेरे भैया बोलते हैं क्या, सर्विसमैन। अगर मैं आपसे पूछ देता द कंडक्टर कनेक्टिंग जनरेटिंग स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर, जनरेटिंग स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉल्ड, उस केस में मेरा आंसर हो जाता क्या, फीडर हो जाता। उस केस में मेरा क्या हो जाता, आंसर फीडर हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यार, पिन टाइप इंसुलेटर इज जनरली यूज्ड अप टू। पिन टाइप का हम लोग इंसुलेटर का हम लोग जनरली यूज करते हैं कितना, 33 kV तक हम लोग यूज करते हैं किसको, पिन टाइप इंसुलेटर का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज। देखो यार, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में होता है उसमें हम लोग किस वायर का यूज करते हैं, किस कंडक्टर का यूज करते हैं। क्या सर कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं, क्या ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं। ACSR है, ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं या कुछ का यूज नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। देखो, मेरे भाई, हम लोग ओवरहेड लाइन होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं मेरा ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ACR का हम लोग यूज करते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या होता है, रेनफोर्स्ड। इसका फुल फॉर्म याद रखना। ACR कंडक्टर क्या होता है, इस पर बात होती है। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, ACR को हम लोग यूज करते हैं, ACR को करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। किसको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ACR को यूज करते हैं। कॉपर का नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉपर इज द मोस्ट क्या होता है, कॉस्टली होता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, वुडन पोल्स आर यूज इन सपोर्ट फॉर वोल्टेज अप टू। देखो यार, वुडन पोल्स जो होता था पहले के ज़माने में होते थे वुडन पोल्स। जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय हम लोग वुडन पोल्स का यूज़ करते थे। उस समय हम लोग वोल्टेज का यूज़ करते थे अप टू 22 kV तक की वोल्टेज को हम लोग किसका यूज़ करते थे, वुडन पोल्स को हम लोग
यूज़ करते थे एज ए सपोर्ट के लिए, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए हम लोग वुडन पोल्स कितना 22 kV की ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, उसमें हम लोग वुडन पोल का सपोर्ट लगाते थे। पहले के ज़माने का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब भैया ये देखो, फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन ए इज, देखो भाई जो मेरा मीडियम लेंथ जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है, उसमें जो कंडीशन होता है, जो मेरा कांस्टेंट पढ़ना है ए बी सी डी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं सर ए बी सी डी पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें सर जो मेरा एक कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्या इक्वल टू बी होता है, क्या इक्वल टू सी होता है, क्या इक्वल टू डी होता है। मेरा भाई बता देना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसका जो कांस्टेंट निकालने के लिए जो होता है पाई मेथड, नॉमिनलिटी मेथड, इन कंडेंसर मेथड, ठीक है, सोर्स कंडेंसर मेथड, ये 3-4 जो मेथड है मेरे भाई, उसका आपको एग्जाम में आता है 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा। इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को याद रखना। उसका और ABCD पैरामीटर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये भी पूछेगा आपसे, ठीक है, ये भी आपसे क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है, कैसे निकलता है। तो सर हमको बस बात करना क्या, अभी ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं। आप लोग भाई मैं जितना भी क्वेश्चन को बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिखें, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो यार, फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन ए इज, जो मेरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो ए कांस्टेंट होता है ना, ये जो कांस्टेंट होता है ये इक्वल टू डी के बराबर होता है, ये इक्वल टू डी के बराबर होता है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्री फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। ये किसका कंडीशन होता है भाई, ये किसका सिमेट्री का कंडीशन होता है, किसका कंडीशन होता है, सिमेट्रिसिटी को शो करता है मेरा ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्री नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता भाई। ट्रांसमिशन लाइन को हर हाल में सिमेट्रिकल होना है, और साथ ही साथ रेसिप्रोकल भी होना है, रेसिप्रोकल भी होना जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन मेरा फुलफिल होगा तब हम लोग कह सकते हैं मेरा ट्रांसमिशन लाइन एक अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तब बोलेंगे मेरा एक ट्रांसमिशन लाइन एक गुड वर्किंग कंडीशन में है। यानी कि जब रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है, रेसिप्रोकल की कंडीशन होती है AD माइनस BC इक्वल टू 1, AD माइनस BC इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन फॉर द रेसिप्रोकल, ठीक है। याद रखना, ये दोनों कंडीशन आपसे पूछे जा सकते हैं MCQ में। जब ऐसे पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट होता है किसके बराबर होता है, तो D के बराबर होता है, इक्वल टू D होता है। और दिस इज द कंडीशन फॉर द सिमेट्रिसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, एंड अगेन द कंडीशन फॉर द रेसिप्रोकल इक्वल टू AD माइनस BC इक्वल टू 1। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यार, द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन AC ट्रांसमिशन लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो मेरा वॉल्यूम होता है ना भाई, जो वॉल्यूम होता है, क्या करंट होता है, क्या वोल्टेज होता है, क्या पावर फैक्टर के लिए होता है, बोथ B एंड द C। जो मेरा वॉल्यूम होता है ना, जो मेरा वॉल्यूम आता है वो आता है मेरा कुछ इस तरह से निकल के आता है, V स्क्वायर इंटू कुछ cos फाई करके ऐसे आता है। जब मैंने आपको बताया गया था कि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ भाई इन्वर्सली क्या होता है cos फाई, यानी कि पावर फैक्टर का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, मेरा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है पावर फैक्टर के साथ साथ वोल्टेज के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे सर वोल्टेज का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ ही साथ क्या होता है, वोल्टेज और पावर फैक्टर के दोनों के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बोथ D एंड C। इस चीज़ को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया है, और इस पे आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द हाई ट्रांसमिशन लाइन। हाई ट्रांसमिशन को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों करते हैं, क्योंकि सर इसमें वॉल्यूम की रिक्वायर्ड कम होती है, लॉसेस कम होती है, और सर जितना ज़्यादा हम लोग हाई ट्रांसमिशन करेंगे उस कंडीशन में सर मेरा हाई वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा पावर को क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सर लॉसेस कम होती है। ये सब पॉइंट आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कैसे लिखना 4 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, ये पूछ रहा है करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखो यार, करंट ट्रांसफार्मर को जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं उसमें किस किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें आमीटर भी लगाते हैं, वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, वाट मीटर भी लगाते हैं, एनी ऑफ द एबव। यानी कि लगाते तो तीनों है मेरे भाई, तीनों इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं। डेट्स वाई सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों में से कोई भी हो जाएगा सर, ठीक है। करंट ट्रांसमिशन बेसिकली क्या मेजर करता है भैया, ये मेजर करता है करंट को मेजर करता है करंट ट्रांसफार्मर, और साथ ही साथ ये सर पावर या एनर्जी को भी क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है। उसके लिए सर हम लोग लगाते हैं मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। जब इसका सर्किट बनाते हैं तो सर हम लोग तीनों का यूज करते हैं। डेट्स वाइज का आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यार, अब बस बार इज रेटेड बाई, देखो यार बस बार, जो बस बार होता है, बस बार इज नथिंग बट इट इज़ द लाइक द जंक्शन, जहाँ पे सर बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन की नेटवर्क सब आकर के यहाँ पे टर्मिनेट होती है और फिर यहाँ से आगे जाती है। जैसे सर ये होता है आपका बस बार, और बस बार में सर हम लोग यूज करते हैं हॉलो कंडक्टर का, इस बात को याद रखना। बस बार में हम लोग कैसा यूज करते हैं, हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं, हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं, हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, हॉलो कंडक्टर का यूज करते हैं। किसमें, बस बार में। ये बस बार होती है सर, इसमें सर डिफरेंट जगह से, बहुत जगह से क्या आती है, मेरा ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है, आ करके यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, फिर यहाँ से कहीं इधर भाग रही है, कहीं और जा रही है। एक तरह से यार जंक्शन है, जंक्शन है, एक नोड है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आर द मीटिंग एट दिस पॉइंट, दैट इज द क्या, बस बार, ठीक है। बस बार क्या होता है, जिसकी सर हम लोग रेटिंग क्या इसमें करते हैं, करेंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, साथ ही साथ एक होता है और सर शॉर्ट टाइम करेंट कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम करेंट कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं सर, करेंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, और कहीं कहीं ये भी रहता है शॉर्ट टाइम करेंट कैपेसिटी, तो उसको पे भी हम लोग इसका क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। उसका बस बार को क्या किया जाता है, रेटेड किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, द मेन रिक्वायरमेंट इन लेआउट ऑफ द इंडोर सब स्टेशन। देखो मेरे भाई, जब तुम एक इंडोर सब स्टेशन को डिजाइन करने जा रहे हो तो क्या वहाँ पे देखोगे नहीं कि वहाँ पे पहले से बिल्डिंग बना है कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे सर भैया केबल को ट्रेंचेज, केबल को खुदाई करने के लिए जगह है कि नहीं, केबल को टंच करने यानी कि केबल को खुदाई करके ले जाने की जगह है कि नहीं, क्या भाई वहाँ पे अर्थिंग को देखोगे कि नहीं, वहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि सर इंडोर सब स्टेशन का जो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लेआउट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, अर्थिंग, केबल, ट्रेंचेज, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं, देखते हैं कि सब चीज़ को तो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर थॉट। बात तो सही है मेरे भाई कि सर जो मेरा इंडोर सब स्टेशन डिजाइन करने की जब बात आती है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या वहाँ से पहले से तो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो पाया है, और भैया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है तो कैसे बिल्डिंग में गिरा दोगे, इसको भी चेकआउट करना जरूरी है। पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है कि नहीं, इसको भी चेकआउट करना जरूरी है। अर्थिंग तो सबसे बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है अर्थिंग। और उसके बाद केबल ट्रेंचेज यानी कि केबल को खुदाई करने की व्यवस्था है कि नहीं, केबल को अंदर से हम लोग ले जा सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। तो इसका जो बच्चे लोग क्या करते हैं, भाई बात तो सही है, बिल्कुल सही है कि तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन भी दे चुका है, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में पूछ दिया है कि द मेन रिक्वायरमेंट, सबसे इन तीनों में से सबसे मेन कौन होता है, तो मेरे भाई सबसे तीनों में से मेन जो होता है अर्थिंग। अर्थिंग यार प्रॉपर होना चाहिए, अर्थिंग हुई होगा तभी हम लोग क्या सर आगे की बातों को सोच सकते हैं। डेट्स वाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। याद रखना भाई, आपके एग्जाम में पूछे गए थे ये, यानी कि सर ये 20 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में 2022 में पूछे गए थे, और मैंने इसको सर बहुत ही अच्छे तरीके से अभी डील कर दिया, डिटेल में डील किया। आपसे आने वाले क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव से क्या क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब्जेक्टिव 1-2 क्वेश्चन को मैंने बताया, और इवन सर मैंने आपको 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको मैंने पहले ही डील करा चुका है, करीब करीब आज से 1 महीना पहले ही मैंने उस चीज़ को बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देखना यार, उसमें पूरा MCQ है, 2 घंटे 2 दूना 4 घंटे यानी 4 घंटे का लेक्चर है, उसको तुम अच्छे से देख लेना। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें 6 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन को बताया गया है, और उसमें क्या बताया गया, साथ ही साथ उसमें MCQ को कराया गया है। इवन यार तुम लोग अच्छे से देख लेना। और आज का जो सेशन कैसा लगा भाई, एक बार कमेंट करके बिल्कुल बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई। और पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसको सर कैसे डील करें, कैसे इसमें पास होना है, इस चीज़ को भी मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ये आपका एक छोटा सा हेल्प करने के लिए आए थे कि ताकि सर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे हमारा जो बनने वाले क्वेश्चन उसको कैसे किया जाए, तो बहुत ही अच्छे डिटेल से कर दिए हैं मेरे भाई। अब चलो हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट डे के एग्जाम, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी जाकर के देखना, प्ले सेक्शन में जाकर, लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखना। उसमें सर भाई इलेक्ट्रिकल मशीन की इतनी तगड़ी वीडियो बनाई है ना, बिलीव में यार, देखोगे एक बार तुम यार, इतने अच्छे तरीके से डील किए ना इलेक्ट्रिकल मशीन के जितने भी PYQ थे ना। और भाई और एक ऐसा वो सब्जेक्ट है, तुम्हें भी पता है कितना हार्ड सब्जेक्ट लगता है सेमेस्टर में बच्चों को, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने डील किया, उसको भी जाकर के तुम वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ सर जैसे ही आप लोग का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सर हमने बस उसमें छूट गया था AC मशीन के कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, उस न्यूमेरिकल्स को सर मैं करा दूंगा आकर के नेक्स्ट आपके जब AC मशीन का जब पेपर होगा उसके 1 दिन पहले, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे भैया आप लोग
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अपनी तैयारी, अपनी भाई रिवीजन को छोड़ना मत भाई, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला क्या हम लोग फील करते हैं जब मेरा एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग की आदत होती है भैया कि पूरी रात पढ़ना है, सुबह जाके एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। तो भाई मेरा भाई आराम से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अपना ख्याल रखो भाई, और अपने प्रॉपर वे में तैयारी करते रहो।